Good morning, students. In today's lecture of carbohydrates, I will discuss about chain lengthening and chain shortening method of monosaccharides, glycosides, and cyclic structure of carbohydrates. Now, chain lengthening इज़ डन यूजिंग क्लियानी फिशर सिंथेसिस। आपकी अगर 5 कार्बन की चेन है तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, 6 कार्बन में, यानी चेन के लेंथ आपने इंक्रीज करनी है। और किसके थ्रू करते हैं ये? थ्रू क्लियानी फिशर सिंथेसिस। ये है मॉडर्न मैकेनिज्म, मॉडर्न मेथड ऑफ क्लियानी फिशर सिंथेसिस। इसमें सबसे पहले हम लेंगे, जैसे ये आपकी है 4 कार्बन की इराइथ्रोस, ठीक है। इसको आपने मान लो बनाना है 5 कार्बन का। तो आप जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी रिएक्शन कराओगे HCN के साथ। HCN के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा? साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन जब बनेगा तो साइनोहाइड्रिन बनते हुए जैसे C डबल बॉन्ड O है, इसमें आप HCN ऐड करोगे तो COH और CN ऐड होता है। अब यानी कि यहाँ पे एक और OH इंट्रोड्यूस हो गया। अब OH अगर दो कंडीशन हो सकते हैं, OH राइट साइड पे भी जा सकता है, OH लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है, तो दोनों स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल है। फिर आप रिडक्शन करोगे, पार्शियल रिडक्शन करोगे यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो ये क्या बना लेगा? इमीन बना लेगा। जो साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इमीन में। इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो जो NH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO ग्रुप में। तो आपका नई जो है मोनोसैक्राइड मिल गई विद 1 कार्बन मोर। इसको हम बोलते हैं चेन लेंथनिंग। ये तो था मॉडर्न मैकेनिज्म। ओल्डर मेथड में क्या करते थे? ये जो साइनोहाइड्रिन बना, इसकी क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस करते थे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाता था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। फिर इसको हीट करते थे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या बना लेता था? लैक्टोन बना लेता था विद 5th कार्बन एटम, विद कार्बन नेक्स्ट टू लास्ट कार्बन एटम। उसके बाद हम उसकी क्या कर देते थे? रिडक्शन कर देते थे विद सोडियम एमेल्गम। तब हमें क्या मिल जाता था? नया जो एल्डोज है, अगर एल्डिहाइड के एल्डोजिस की कर रहे हो, कीटोज है, कीटोजिस की कर रहे हो, तो हमें नया मोनोसैक्राइड मिल जाएगा एल्डोज विद 1 कार्बन मोर। इसको हम बोलते हैं क्लियानी फिशर सिंथेसिस। वो जो क्लियानी फिशर सिंथेसिस थी वो तो मेथड था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपने कार्बन नंबर डिक्रीज करने हैं तो उसके 2 मेथड है, एक है वुल डिग्रेडेशन और एक है रफ डिग्रेडेशन। वुल डिग्रेडेशन में जैसे हमने हेक्सोज लिया, ग्लूकोज ले लिया, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो ये क्या बना लेगा? ऑक्साइन बना लेगा। अब इसकी हमने क्या कर दी? एसिटाइलेशन कर दी, तो सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिटाइलेटेड हो जाएंगे। और यहाँ से जी OH है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड N, OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OAC। और एक कार्बन के साथ अटैच्ड और ये H यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइड में, साइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी टोलन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये CN का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? 1 कार्बन लेस आपको क्या मिल जाएगी? एल्डोज मिल जाएगी। तो आपने ये 6 कार्बन से किसकी बना ली? 5 कार्बन की। क्या किया? जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से, क्या बन जाएगा? ऑक्साइन। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो ऑक्साइन वाला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइड में। फिर टोलन रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, HCN का लॉस हो जाएगा और जितने भी एसिटाइल ग्रुप हैं उनका लॉस हो जाएगा। और एक कार्बन लेस, यानी कि इस कार्बन का तो क्या हो गया? CN का लॉस हो गया, तो एक कार्बन लेस होगी। और जो ये नेक्स्ट वाला कार्बन है ये CHO में कन्वर्ट हो गया, तो 1 कार्बन लेस आपको क्या मिलेगी? एल्डिहाइड यानी मोनोसैक्राइड मिलेगी। तो ये था वुल डिग्रेडेशन, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हेक्सोज इनटू पेंटोज। नेक्स्ट है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन भी क्या होता है? इसमें भी हम कार्बन नंबर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? कि हम पहले करेंगे
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। फिर फेंटन रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, इसका COH का लॉस हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 कार्बन लेस मोनोसेक्राइड। तो आपका ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो गया, अरेबिनोज में विद 1 कार्बन लेस। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है। ये आपकी क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन क्या बना लेगा, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी हाइड्रोलाइज, दोनों पोजीशन हाइड्रोलाइज हो जाएंगी। टर्मिनल वाली CHO में कन्वर्ट हो जाएगी, बीच वाली CO में। फिर इसकी रिडक्शन कराएंगे जिंक एसिटिक एसिड से, तो ये CHO है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। और आपकी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगी, फ्रक्टोज में। नेक्स्ट है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है मैनोज में, फ्रक्टोज से कन्वर्ट करना है ग्लूकोज या मैनोज में। फ्रक्टोज है आपकी, रिडक्शन करोगे तो क्या बना लेगा, सॉर्बिटोल या मैनिनटोल। फिर ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ, HNO3 के साथ। ये प्राइमरी जो ये है एक CH2OH ग्रुप है, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, लैक्टोन बना लेगा। रिडक्शन करेंगे सोडियम एमएलगम से तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और मैनोज का मिक्सचर। नाउ व्हाट आर एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कन्फिग्रेशन डिफर करे एक कार्बन एटम पे अदर देन एनोमेरिक कार्बन एटम। ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। और ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, मैनोज है। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में ये वाली चीज़ें जो हैं वो क्या है, सेम है। तो एक कार्बन पे जो सेकंड कार्बन पे इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो डिफर कर रही है, तो ये क्या हो गए, C2 एपीमर्स। इसी तरह हम देखें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ऊपर की इनकी कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। यहाँ नीचे कन्फिग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। कहाँ डिफर करें, C4 कार्बन एटम पे। यहाँ पे इनकी कन्फिग्रेशन क्या है, C4 कार्बन एटम की कन्फिग्रेशन क्या है, डिफर है, तो इस वजह से इनको बोलेंगे C4 एपीमर्स। सो द शुगर्स दैट डिफर ओनली इन देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एट ए सिंगल कार्बन एटम अदर देन एनोमेरिक कार्बन एटम इज नोन एज एपीमर्स। तो ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर्स हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर्स हैं। नेक्स्ट है, ये तो थी आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब लिमिटेशंस क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कि डी ग्लूकोज जो ग्लूकोज है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ या स्किफ टेस्ट जो है वो नहीं देता। ग्लूकोज क्या नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, स्किफ टेस्ट नहीं देता। ठीक है, बाकी साइनोहाइड्रिन के साथ दे दे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ दे देता है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ दे देता है, इनके साथ रिएजेंट्स के साथ दे देता है। लेकिन जो स्किफ टेस्ट है अल्डिहाइड्स का या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन है वो शो नहीं करता। फिर डी प्लस ग्लूकोज दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करती है। दो जो आइसोमेरिक फॉर्म कौन सी है, अल्फा फॉर्म है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है और स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री है, और बीटा फॉर्म है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 371 केल्विन है, स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री है। तो डी ग्लूकोज इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और ये दोनों फॉर्म है ये क्या है, स्टेबल है। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि अगर हम एक्वा सॉल्यूशन लें कोई भी फॉर्म का, जैसे हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, तो वो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉर्म स्लोली चेंजेस टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, कि हमने डी प्लस ग्लूकोज लिया तो थोड़ी देर बाद जो हमें ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगी, जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी, +52.7। अगर हम बीटा प्लस डी प्लस ग्लूकोज लें, इसका एक्वस सॉल्यूशन लें, तो कुछ टाइम बाद ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन।
फिर डीप जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर डी प्लस ग्लूकोज के 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और यूवी स्पेक्ट्रम ग्लूकोज का शो नहीं करता एग्जिस्टेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर की जो नॉर्मल एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिएक्शन है स्किफ टेस्ट जो है या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वह रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। दोनों क्या है स्टेबल हैं, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर चाहे अल्फा फॉर्म लो चाहे बीटा फॉर्म लो, वो क्या शो करती है, म्यूटा रोटेशन शो करती है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर जो डी प्लस ग्लूकोज है 2 फॉर्म में 2 ग्लूकोसाइड्स बनाती है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोसाइड मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर या लिमिटेशंस ऑफ, हम प्रॉपर वर्ड करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एसिटल्स क्या होते हैं या हेमी एसिटल्स क्या होते हैं। ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, तो ये जो बना RCH और OH और ये OR ग्रुप जो इंट्रोड्यूस हो गया इस केस में, तो उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। फिर ये OH भी अगर हम फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो जो OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OR में, तो इसको बोलते हैं एसिटल। यानी कि एल्डिहाइड में एक OH और एक OR ग्रुप हुआ तो हो गया हेमी एसिटल, और दोनों OR ग्रुप हो गए तो क्या हो गया, एसिटल। इसी तरह कीटोन के साथ होगा, 2 तो R ग्रुप हो गए, अब यहाँ पे ROH, तो OR इस पर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव हो गया यानी OH ले लेगा और ये OR हो गया। फिर सेकंड ROH मॉलिक्यूल, ये तो हो गया हेमी एसिटल, और फिर सेकंड ROH मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा किससे, OR से, तो ये हो जाएगा एसिटल। इनको हम बोलते हैं हेमी एसिटल एंड एसिटल। अब हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्मेशन के थ्रू हम रिंग स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है, अब ये आपका ग्लूकोज है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसके पास क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो 5th पोजीशन पे है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑफ एट 1st पोजीशन। तो ये OH है, अपना लोन पेयर देगा कार्बन पे, O नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो ये क्या बना लेगा, हेमी एसिटल। यानी कि ये आपका ये वाला पार्ट जो क्या हो गया, ये हो गया OR पार्ट, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये OH हो गया। तो अब इस हेमी एसिटल लिंकेज के कारण एक नया स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो गया। ये आपकी रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डी ग्लूकोज। अब इसने क्या किया, 5th कार्बन एटम के साथ क्या बना लिया, हेमी एसिटल लिंकेज। अब ये C क्या है, एक OH अगर राइट साइड में जा रहा है तो अल्फा एनोमर होता है, और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं बीटा एनोमर। यानी कि COH, ये हेमी एसिटल लिंकेज में होगा विद 5th कार्बन एटम। ये जो आपको ये आपकी हेमी एसिटल लिंकेज दिखा रखी है। ये नया कार्बन नंबर 1 पे नया स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो गया। अगर OH कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे, तो अल्फा एनोमर है। OH अगर जा रहा है लेफ्ट साइड पे तो क्या है, बीटा एनोमर है। फिर ये रिंग स्ट्रक्चर ही दिखा रखी है, ये पायरेनोज फॉर्म में है। जो राइट साइड पे ग्रुप है वो नीचे लिखे जाते हैं, जो लेफ्ट साइड पे ग्रुप है वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो जाएगा हेमी एसिटल लिंकेज के कारण। OH ग्रुप राइट साइड पे है तो अल्फा एनोमर, लेफ्ट साइड पे है तो बीटा एनोमर। राइट साइड वाले सारे ग्रुप आपने क्या करने हैं, नीचे लिखने हैं, और लेफ्ट साइड वाले ग्रुप क्या लिखने हैं, ऊपर लिखने हैं। ये वही आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रखी हैं। अब जो ये आपकी रिंग स्ट्रक्चर है, इसका ये जस्टिफाई कर देता है 2 फॉर्म। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इससे हम अल्फा
एंड बीटा फॉर्म नहीं निकाल सकते। लेकिन जब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेमी एसिटल लिंकेज, इसके जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी 5th कार्बन के साथ क्या बन गई, हेमी एसिटल लिंकेज बन गई। तो एक ये नया फर्स्ट पोजीशन पे नया स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो गया। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर नया क्रिएट हुआ है तो OH ग्रुप जैसे आपको बताया था राइट साइड पे है तो अल्फा एनोमर है, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो बीटा एनोमर है। तो जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन कर देती है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन डी ग्लूकोज। ये बता रखा है वही अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं कि वो स्टीरियोआइसोमर्स वो जो डिफर करेंगे उस कार्बन एटम पे जो हेमी एसिटल लिंकेज में इन्वॉल्व हुआ। एल्डोजिस में हेमी एसिटल लिंकेज में फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होता है और कीटोजिस में हेमी एसिटल लिंकेज में कार्बोनिल ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है हेमी एसिटल लिंकेज में। इस कारण जो आपके एल्डोजिस है उसका C1 जो होता है एनोमेरिक कार्बन होता है और जो कीटोजिस है उसका C2 जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। तो ग्लूकोज के दो एनोमर्स कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, जो डिफर करेंगे कौन सी कन्फिग्रेशन में, कन्फिग्रेशन एट C1 कार्बन एटम। जो न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हुआ बाय ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल लिंकेज बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ 5th कार्बन एटम। नाउ व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूटा रोटेशन जनरली पेपर में आ जाता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। क्या हो रहा है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू विद टाइम इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। आप दिस इज ड्यू टू फैसाइल रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हेमी एसिटल लिंकेज। आपने अल्फा ग्लूकोज लिया, उसकी रोटेशन कितनी थी 19। आपने बीटा ग्लूकोज लिया, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन मान लो 112 थी, तो ये 52.7 एक इक्विलिब्रियम वैल्यू में विद टाइम चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होगी, फिनोमिना ऑफ change of specific rotation of an optically active compound to an equilibrium value is known as म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या है, फैसाइल रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे ये आपका था साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन में। इसी तरह ये साइक्लिक था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन चेन में। तो रिंग बनेगी और टूटेगी, उसको हम जो म्यूटा रोटेशन होता है वो किस वजह से, ड्यू टू फैसाइल रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मोनोसैकेराइड। अब ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस है उसने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया और ये जो इनका बीच का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो ये ये बॉन्ड चला गया हाइड्रोजन, यानी कि वापस किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, और ये वापस किस में कन्वर्ट, ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में, और ये ऊपर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। यह आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये जो OH है यहाँ पे बेस जो है ये इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा। O नेगेटिव जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट करेगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग क्लोज करने के लिए CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या करेगा, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा जब 5th कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा रिंग क्लोजिंग और ये उल्टा हो गया रिंग ओपनिंग। तो फैसाइल रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण क्या होती है, म्यूटा रोटेशन। अब जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर है इसके फेवर में कौन कौन से एविडेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं वो
जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपका बीच में बन रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसके साथ तो रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे HCN हो गया, हाइड्रोक्साइलामीन हो गया या फिनाइल हाइड्राजीन है, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, ये उस स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो वीक रिएजेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये ओपन चेन से रिएक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम फिर वापस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोक्सिलामीन है या फिर फिनाइल हाइड्राजीन है, जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, वो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जो वीक रिएजेंट्स हैं लाइक स्किफ रिएजेंट या फिर ये आपका सोडियम बाइसल्फाइट हो गया, ये इस स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनका नेचर क्या है, वीक है। इस वजह से जो CHO ग्रुप है के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज। रिंग साइज कि ये 6 मेंबर्ड पायरान रिंग बनाएगा। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है इनकी हम इथर में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग CH3I इन एक्सेस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो जितने भी OH ग्रुप है ये OCH3 में कन्वर्ट हो गए। अब हम इनकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पे ये जो एसिटल लिंकेज है आपका पहले क्या था, RCOR एंड OH बना था, यानी हेमी एसिटल बना था। अब जब आप इसके ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ये क्या बना लेगा, वापस OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा OCH3 में, यानी ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटल में। ठीक है, तो एसिटल में कन्वर्ट हो गया। तो एसिडिक कंडीशन में जो एसिटल लिंकेज है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, यानी OCH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और जब हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो OH बॉन्ड है ये हेमी एसिटल लिंकेज में इन्वॉल्व होगा विद 5th कार्बन एटम। तो ये आपका बीटा या अल्फा एनोमर लिया, जिसमें क्या है, सारे जो OH ग्रुप है वो क्या है, मिथाइलेटेड है। हाइड्रोलिसिस कर दी तो OH जो एसिटल वाला है वो टूट जाएगा, बाकी सब में मिथाइलेशन एज सच रहेगी। इसके बाद ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या करेगा, CO में कन्वर्ट कर देगा किसको, OH को। अब जो क्लीवेज होगी वो कहाँ होगी, या तो 4th और 5th कार्बन के बीच में, या 5th या 6th कार्बन, यानी CO बॉन्ड के या तो अबव होगी या बिलो होगी। अगर 5th कार्बन के नीचे हो रही है तो आपको मिलेगा ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, और अगर 5th कार्बन के ऊपर हो रही है तो आपको मिलेगा डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। तो जब हम अपने एनोमर की अल्फा या बीटा एनोमर का मिथाइलेशन कराएंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करा के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएंगे, तो जो कार्बोनिल ग्रुप फ्री होगा उसके दोनों तरफ, उस बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें मिलता है कौन सा, ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड और डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। ये तब मिलते हैं जब OH ग्रुप कहाँ फ्री हो, 5th कार्बन एटम पे, यानी कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद कहाँ बने, 5th कार्बन एटम पे बने। और ये तभी होता है जब 5th कार्बन इन्वॉल्व होगा 1st कार्बन के साथ हेमी एसिटल लिंकेज में। तो ग्लूकोज के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो 6 मेंबर्ड पायरान स्ट्रक्चर होती है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर का रिंग साइज क्या होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है इनको हम बोलते हैं पायरोन्स, और जो पायरानोसिस, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो इनको हम बोलते हैं फ्यूरोनोसिस। अल्फा इंडिकेट कन्फिग्रेशन एट C1 एनोमेरिक कार्बन एटम और C2 एनोमेरिक कार्बन एटम इन कीटोन्स। ठीक है, तो अल्फ़ा तो होगा किसकी, एनोमेरिक कार्बन पे कन्फिग्रेशन क्या है, अल्फ़ा या बीटा। अगर अल्फ़ा राइट साइड पे है यानी कि
तो कन्फिग्रेशन OH राइट साइड पे है तो कन्फिग्रेशन अल्फ़ा, OH लेफ्ट साइड पे है तो कन्फिग्रेशन बीटा। किसके रिस्पेक्टिव देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एनोमेरिक कार्बन। 6 मेंबर्ड पायरान रिंग है, पायरान रिंग ये होती है 6 मेंबर्ड पायरान रिंग है तो पायरानोज फॉर्म, 5 मेंबर्ड फ्यूरान रिंग है तो फ्यूरेनोज फॉर्म। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये अल्फा डी, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ है? राइट साइड पे है तो ये अल्फा फॉर्म होगी ग्लूकोज की। अब जितने भी OH ग्रुप राइट साइड पे उन्होंने उसे नीचे रखना है। जैसे OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे राइट साइड पे है तो ये नीचे आ गया, सेकंड पोजीशन पे भी राइट साइड पे है नीचे आ गया, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे है तो ऊपर चला गया, फोर्थ पोजीशन पे OH राइट साइड पे है तो नीचे आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा? CH2OH। जो हमारी डी ग्लूकोज है उनके लिए CH2OH कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। ये फिफ्थ कार्बन एटम है, ये हेमी एसिटल लिंकेज में है विथ फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है। बीटा फॉर्म में OH ग्रुप कहाँ? केवल बाकी सारी स्ट्रक्चर तो सेम होगी, केवल एनोमेरिक कार्बन है इस पे स्ट्रक्चर क्या करेगी? डिफर करेगी, कन्फिग्रेशन डिफर करेगी। यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर ये फ्यूरनाज की फॉर्म में लिखना है तो आप ये राइबोफ्यूरेनोज है, एक ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और ये राइबोज है। राइबोज में ये OH ग्रुप कहाँ है? सारे सेम साइड पे, राइट साइड पे है तो सारे के आ जाएंगे नीचे और CH2OH ऊपर चला गया। ठीक है। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे है तो बीटा फॉर्म में थे ऊपर आ गया, बाकी सारी सेम स्ट्रक्चर रहेगी तो सेम रहेगी एज अल्फा राइबोफ्यूरेनोज की फॉर्म में। नेक्स्ट है बीटा जो ग्लूकोज है वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि बीटा ग्लूकोज की अगर हम ये अल्फ़ा ग्लूकोज की चेयर कन्फर्मेशन है बीटा ग्लूकोज की। बीटा ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो सारे कहाँ हैं? मोर स्टेबल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हैं और इस वजह से इस कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। लेकिन अल्फा कन्फर्मेशन में क्या हो जाएगा? जो ये फर्स्ट पोजीशन पे एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे है, तो 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शंस के कारण ये जो चेयर कन्फर्मेशन है लेस स्टेबल होगी कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन ऑफ बीटा एनोमर। तो इस वजह से जो बीटा एनोमर है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू अल्फा एनोमर, क्योंकि बीटा एनोमर में जितने भी बल्कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सारे कौन सी पोजीशन पे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये फिर प्रोजेक्शन फार्मूला बना रखे हैं किसके? फ्रक्टोज के। ये आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। अगर OH राइट साइड पे है तो अल्फ़ा, OH लेफ्ट साइड पे है तो बीटा। उसी तरह फिर ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। अगर राइट साइड पे ग्रुप आपने कहाँ लिखने हैं? नीचे लिखने हैं, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप आपने ऊपर रखने हैं। और ये जो है फ्रक्टोज की पायरानोज 6 मेंबर्ड रिंग की स्ट्रक्चर है, ये है 5 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड अगर स्ट्रक्चर बनानी है तो लास्ट का जो 6th CH2OH ग्रुप है वो लिंक करेगा C2 जो कीटो ग्रुप है उसके साथ, और फ्यूरेनोज फॉर्म में जो C5 है वो लिंक करेगा किसके साथ? C2 के साथ। नेक्स्ट है एसाइलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। एसाइलेशन का मतलब जितने भी OH ग्रुप है उसकी क्या कर देंगे? एसाइलेशन कर देंगे, यानी कि ट्रीट कराएंगे किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहाँ पे आप सारे OH ग्रुप क्या हो जाएंगे? एसाइलेटेड। तो पेंटा O एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। एल्काइलेशन करानी है तो जैसे पहले भी रिंग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के टाइम भी बताया था कि इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो जितने भी OH ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे? मिथाइलेटेड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल टेट्राओमिथाइल ग्लूकोसाइड। नाउ व्हाट आर ग्लूकोसाइड या ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? द बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड OR ग्रुप। ये जो OH बॉन्ड है एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है ये जब OR में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक लिंकेज, और एनोमेरिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड द OR ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो आपका है अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी मिथनॉल से रिएक्शन कराई तो ये OH किस में कन्वर्ट हो गया? OCH3 में कन्वर्ट हो गया। ये तो था हेमी एसिटल और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कंप्लीट एसिटल में। अब ये जो कार्बन और OR के बीच में
एनोमेरिक कार्बन और ये OR की लिंकेज है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर अल्फा ग्लूकोज की है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज की है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। जब भी नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले जो भी आपका R ग्रुप है उसका नाम लिखोगे, जैसे मिथाइल, फिर अल्फा या बीटा, डी। अब ग्लूकोज का है तो ग्लूकोसाइड, मैनोज का है तो मैनोसाइड, फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टोसाइड। और जनरल टर्म यूज़ करते हैं ग्लाइकोसाइड, और स्पेसिफिक आपको जैसे ग्लूकोज का आप ग्लाइकोसाइड बना रहे हो तो हो जाएगा ग्लूकोसाइड, मैनोज का आप ग्लाइकोसाइड बना रहे हो तो हो जाएगा मैनोसाइड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड क्या हो गया, द बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड OR ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इससे क्या बना लेता है, एसिटल बना लेता है। जो आपका पहला, जो ये आपकी पहली स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या है, हेमी एसिटल लिंकेज हो रही है, यानी कि ये हेमी एसिटल कार्बन हो गया। अब ये OH है, ये CH3OH के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, OCH3। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट एसिटल, और ये कार्बन और OCH3 के बीच में लिंकेज है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा है तो अल्फा, अगर अल्फा ग्लूकोज से है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लूकोज से है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम R ग्रुप का नाम लिखेंगे जो किसके साथ, O के साथ अटैच है, यानी मिथाइल हो गया पहला नाम। तो उसके बाद अल्फा ग्लूकोज का है या बीटा ग्लूकोज का, जैसे ये अल्फा का है तो मिथाइल अल्फा डी, ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड। इसी तरह ये बीटा को हो गया तो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। ग्लाइकोसाइड जनरल टर्म, ग्लूकोसाइड, मैनोसाइड, ये क्या हो जाएंगी, स्पेसिफिक टर्म्स हो जाएंगी। अब ग्लाइकोसाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये न्यूट्रल और बेसिक कंडीशंस में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। Glycosides do not open in basic and neutral medium, so they do not reduce fouling solution और tolerant reagent, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसाइड रिमेन्स इन ओरिजिनल फॉर्म इन वाटर, दैट इज दे डिड नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म। म्यूटारेटेशन ये शो नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं न्यूट्रल मीडियम में। तो ये थी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, क्या कि ये क्योंकि बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं तो ये टॉलरेंट रिएजेंट या फैलेंट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं तो इस वजह से म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेंगे। इनको सिर्फ हाइड्रोलाइज किया जाता है अंडर एसिडिक कंडीशन।